हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवगीता कोचिंग क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर लिमिट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग देयर कैलकुलेशंस, इंटीग्रेशंस। इन सब जगह जो है लिमिट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। और हमारी जो पहली क्लास है लिमिट्स को लेके, इसमें हम लोग बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव लेवल का जो मैथमेटिक्स होगा उसका यूज करने वाले हैं। सो जैसे स्टार्ट करते हैं अब लिमिट्स। तो लिमिट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं, दो चार चीज़ें जो हैं। तो लिमिट्स जो है इसे निकालने के लिए, ठीक है ना, लिमिट्स को जानने के लिए, लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट फंक्शंस। व्हाट आर फंक्शंस? अब ये चीज़ जो है मुझे कैसे पता चली, है ना, कि फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप कहेंगे सर पढ़ा होगा इसलिए पता होगा। नहीं, हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते जो है वो चीज़ें कर गए थे, ठीक है ना, दिमाग में नहीं रहा इतना। लेकिन जब हम किसी को पढ़ाते हैं तब डिटेल समझ में आती है कि चीज़ें जो हैं कैसे कैसे रूप ले लेती हैं। जैसे मैं एक किस्सा बताता हूँ छोटा सा, कि मैं क्लास में फर्स्ट डे मेरा एंट्री हुआ क्लास 11th की क्लास के लिए, और लिमिट्स वाला ही टॉपिक हमारा चलना था, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने लिमिट स्टार्ट करवाने के लिए कोशिश करी तो मुझे क्या था कि जैसे मैं प्रिपरेशन करता था वैसे ही सबको करा दूँ, है ना। तो एक बच्चे का हाथ ऐसे करके आया, सर। अब मैंने पूछ लिया उससे ऐसे ही बातों बातों में कि हाँ भाई बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि सर लिमिट जो हम लोग निकाल रहे हैं, आपने लिमिट स्टार्ट करवाया है, लिमिट जो हम निकाल रहे हैं वो किसकी लिमिट है, ठीक है ना। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, मेरा दिमाग में क्लिक कर गया कि भाई हो सकता है कि बच्चे को अभी तो यही नहीं पता हो कि लिमिट जो हम किसकी निकाल रहे हैं। जब यही नहीं पता होगा तो आगे लिमिट कैसे समझेगा, है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज मैं उस बच्चे के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस, है ना, और अपना जो है डिस्कशन मैंने किस टाइप से उसे एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करेंगे। और इसी में ही हम लोग कंसेप्ट के साथ साथ, कंसेप्ट तो बोर्ड का और जेईई मेंस लेवल का होगा ही होगा, साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे, जिन्हें देखते ही आप लोगों को लगता है कि ये हमसे नहीं होगा या छोड़ देते हैं। उन सब टाइप के क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, लेट स्टार्ट विद लिमिट्स। तो मैं उस बच्चे के पहले क्वेश्चन को ही लेके बात करता हूँ कि लिमिट जो है क्या होती है, व्हाट इज लिमिट, ठीक है ना। ये लिमिट हम किसके लिए निकालते हैं? तो लिमिट हम लोग फंक्शन के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमारे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हम पहले पॉइंट में लिख लेंगे कि वी फाइंड आउट लिमिट फॉर ए गिवन फंक्शन। कोई एक फंक्शन आपको दे रखा होगा, उसके लिए आप लोग जो लिमिट है इसको निकालते हैं। ये चीज होगी। अब उसने पूछा लिमिट ही क्या होती है, चलो ये तो पता चल गया कि लिमिट किसके लिए निकालना है। तो लिमिट जो है उस फंक्शन की कोई एक वैल्यू होती है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बहुत क्लोज होती है, ठीक है ना। तो लिमिट के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिमिट के लिए बोल सकते हैं कि लिमिट इज ए वैल्यू ऑफ फंक्शन, it is a value of function which is very very close to some point। कोई एक पॉइंट आ रहा होगा जिसके बहुत ज़्यादा क्लोज के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन उसका यही था। अच्छा, अब लिमिट को जो है हम लोग लिखते कैसे हैं भाई? ये भी तो बड़ी दिक्कत है कि लिमिट को लिखते कैसे हैं, वो भी तो दिखाओ। तो लिमिट को लिखने का जो तरीका है, तीसरा पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, उसको लिखने का तरीका है लिमिट x टेंडिंग टू a, और यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन f(x) दे देते हैं और मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो f(a) आ। ये इसे लिखने का तरीका होता है कि ये कोई एक लिमिट होगी जिसमें x की वैल्यू वेरी कर रही होगी टुवर्ड्स a, x इज टेंडिंग टू a, किसी फंक्शन के लिए f(x) के लिए, और उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी f(a). तो क्वेश्चन ये था कि सर f(a) जो वैल्यू है वो लिमिट की वैल्यू है, तो हम लोग बोल देंगे कि नहीं,
ये जो है आपकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू। ये कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना, जो ये किसी फंक्शन की वैल्यू नहीं होगी, इसे क्या बोल देंगे, लिमिटिंग वैल्यू बोल देंगे। और लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। मतलब कोई अगर मान लिया कि कोई 0.2 है तो ये करीब करीब होगी 1.99999 ऐसे करके कुछ दे रखा होगा, ठीक है ना, ऐसे करके, तो ये विच इज लगभग लगभग जो है इक्वल्स टू 2 होगी, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर लें हम लोग तो 2 ही बोलेंगे ना, मतलब ये बहुत छोटे गैप के लिए हम लोग जो है लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो यही था ना। अब यहाँ पे देखो ना, इसको ये देख रहे हैं 1.9999 बहुत सारी वैल्यूज तक जो है आ रहा है, इतने टाइम्स आ गया, तो ये और 2 में जो डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है ना। जब छोटा सा डिफरेंस है तो वो इतना छोटा डिफरेंस होता है दैट वी कैन इग्नोर इट, ठीक है ना, इग्नोरेबल डिफरेंस है यहाँ का, देन वी कैन इग्नोर एंड वी से दैट दिस इज 2, इसको 2 बोल दें। तो ये जो वैल्यू आई है ये वाली, दिस वैल्यू इज लिमिटिंग वैल्यू, नॉट अ वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है ना। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 2 लिख देते हैं, वो एक्चुअल में 2 नहीं था, थोड़ा सा ही गैप सही, पर गैप तो है ना, तो एक्चुअल में 2 नहीं है, वो क्या है 1.9999 ऐसे करके जो लिखा हुआ है, दैट वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। और ये एफ ए जो होता है ये यही वाली वैल्यू देता है, या तो ये वाली देगा या फिर 2 के वेरी क्लोज एक और वैल्यू हो सकती है कि 2.00000 ऐसे करके दे दिया इसने और यहां जाके 1 दे दिया, तो ये वैल्यू भी तो 2 के बहुत क्लोज है, तो दिस वैल्यू इज ऑल्सो नोन एज लिमिटिंग वैल्यू। अब मैं यहां से एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है ना, अब एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे शायद आपको समझ में आ जाए कि ये दे दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 दे दिया यहाँ पे, और यहाँ आ गया x² - 9 अपॉन x - 3, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट आपकी x की वैल्यू जो है टेंडिंग टू 3 दे रखी है, ठीक है, और ये आपको फंक्शन दे दिया। लिमिट को लिखने का जो तरीका था हमारा वो ये आ गया। अब इसकी वैल्यू कोई हमसे पूछे कि इसकी वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 3 यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, चलो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 3² - 9 अपॉन 3 - 3 इक्वल टू 9 - 9 अपॉन 0, 3 - 3 0, और ये ओवरऑल 0 अपॉन 0 आया। तो कोई वैल्यू आई क्या निकल के यार, नहीं आई ना। जब भी इस टाइप से कोई एक फंक्शन आ जाए कि उसकी वैल्यू ही नहीं निकल के आए, जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, एक तो तब लिमिट लगानी होती है, ऐसे केसेस में ही हम लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट लगाने के कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, करीब करीब 7 केस होंगे, तो वो सातों केस हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस केस में जो है लिमिट हम लगा सकते हैं और किस केस में लिमिट नहीं लगाते हैं, वो बाद की बात है। अभी फिलहाल तो इस फंक्शन को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो है ये ऐसी वैल्यू दे रहा है, तो डायरेक्ट तो हम लोग नहीं निकाल सकते, सीधी सीधी यहाँ से ये तो पता चल ही गया, तो फिर ये हो सकता है ना कि भाई हम अपना दिमाग दौड़ाएं, और जब दिमाग दौड़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लिमिट x टेंडिंग टू 3 था, दिस इज x² - 9, तो आप इसको x + 3 और x - 3 और x - 3, अब यहाँ कोई ऐसा तो नहीं बैठा है जिसे ये नहीं पता हो x² - 9 को x + 3 और x - 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको ये कैंसिल आउट कर दें और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 + 3 = 6, ठीक है, ऐसे ही तो सॉल्व होगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये x + 3 का बन रहा है ना भाई। ये जो फंक्शन था आपका एफ ए जो है वो लिमिट के लिए ऐसे ही तो बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हुआ क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 3 और x + 3 बच रहा था जिसमें हमने वैल्यू पुट कर दी थी x की जगह पे 3 और हमारा आंसर आ गया था 6, ठीक है ना। ऐसे ये बाद में देखेंगे, अभी तो फिलहाल हम इसको देख रहे हैं। तो ये x + 3 बच रहा है हमारे पास, और अगर मैं इसका ग्राफ बना लूँ, ठीक है ना, तो मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूँ यहाँ पे, ये आपको समझ आएगा। और x + 3 देखो y = x का जो फॉर्मूला सॉरी ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा, x + 1 का जो है 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, x + 2 का 2 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, x + 3 का
3 यूनिट ऊपर उठेगा ग्राफ। तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जाने वाली एक लाइन होगी, ठीक है ना। ये लाइन जो है मान लिया हमने जो है यहाँ पे x + 3, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ये एक ऐसा पॉइंट है, ये आप लोगों की वजह से बड़ा दिखा रहा हूँ, वैसे वो बहुत छोटा पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे जहाँ पे वो ग्राफ जो है ब्रेक हो रहा है। यहाँ पर ये ग्राफ जो है कुछ अटपटी वैल्यू, उल्टी सीधी वैल्यू दे रहा है, जिसके बारे में हम लोग जो है ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। इस चक्कर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसी वैल्यूज लेके आएंगे जो इसके करीब करीब पास आ जाए, है ना। तो अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर लूँ और इस पॉइंट को ऐसे ड्रॉ कर लूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा गैप जो है मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, यूँ समझ लो माइक्रोस्कोप से देख के जो है हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ये लाइन, अदरवाइज नहीं बना पाते। ये इतना कम गैप होता है कि हम इसे आंखों से देख ही नहीं सकते, है ना। अच्छा, और इसकी जो मेन वैल्यू होगी वो इसके बीचों बीच में यहाँ पे कहीं बन रही होगी। दिस इज द मेन वैल्यू, जो भी है जहाँ पे वो ब्रेक कर रहा होगा ये वो वैल्यू होगी। तो उससे जस्ट इधर और जस्ट उधर वाली जो वैल्यू होंगी उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा ऊपर बना दे रहे हैं और ये यहाँ से ऐसे करके एक ग्राफ जो है ये बन जाएगा। ओके जी ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये आ रहा है आपका 3, ठीक है ना। 3 पर ये ब्रेक कर रहा है ग्राफ, हमें नहीं पता कितने पर कर रहा है। तो जो हम लोग लिमिट निकालेंगे वो 3 से जरा सा लेफ्ट साइड में निकालेंगे और 3 से जरा सा राइट साइड में निकालेंगे, यही 2 पॉइंट अपने पास बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से 3 में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, छोटी सी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, 3 में से कुछ बहुत कम वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, और यहाँ पे 3 में कुछ बहुत कम वैल्यू जो है प्लस करनी पड़ेगी। यहाँ देख लो ना, अरे ये 2 तो था, तो 2 में बहुत कम वैल्यू प्लस करी थी ये वाली, है ना, या 2 में से बहुत कम वैल्यू माइनस हुई थी ये वाली, तब जाके हम उसे 2 बोल रहे थे। तो वैसे ही तो ये होंगे। तो यहाँ पे जो h होगा, h का मतलब क्या होगा, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, और वेरी वेरी स्मॉल को आप टेंडिंग टू 0 बोल सकते हैं। टेंडिंग टू 0 का मतलब है 0 जैसा ही है, बट इट इज नॉट 0, वो 0 नहीं है। h जो होगा इट इज डज नॉट इक्वल्स टू 0, इट इज टेंडिंग टू 0, 0 की तरफ मूव करने वाला पॉइंट हो जाएगा, लगभग लगभग 0 जैसा ही होगा, इतना छोटा होगा कि हम उसे इग्नोर मार देंगे, ठीक है ना। उस डिफरेंस को आप लोग इग्नोर जो है कर सकते हैं, उसे जो है आप क्या बोल देते हैं, टेंडिंग टू 0 बोल देंगे। तो h की जो वैल्यू वो टेंडिंग टू 0 होगी। तो जरा सा लेफ्ट में मतलब 3 - h, 3 में से बहुत छोटी सी वैल्यू, माइन्यूट सी वैल्यू जो है हमने माइनस कर दी, है ना। और यहाँ पे 3 में जस्ट प्लस करेंगे, क्योंकि भाई सिर्फ ये वो पॉइंट था जहाँ पे ब्रेकेज है, और इस ब्रेकेज से पहले ये ग्राफ बना हुआ है, इस ब्रेकेज के बाद भी ये ग्राफ आगे जा रहा है, ठीक है ना। तो मतलब यही एक ऐसा पॉइंट है जो दिक्कत कर रहा है हम लोगों के लिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से जरा सा नीचे और जरा सा ऊपर जाते हैं हम लोग, तो हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। तो जरा सा नीचे जरा सा ऊपर के लिए तो 3 - h और 3 + h कर रहे हैं हम लोग, और क्या है, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आ रही है, ठीक है भाई। यहां से ये, तो ये जो 3 - h है इसी को आप बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। भाई लेफ्ट साइड में ही तो जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, और ये हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड में जा रहे हैं ना हम लोग, तो इसे बोल देंगे RHL। ओके, LHL और RHL, ये चीज समझ में आई। इनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या होता है, तो रिप्रेजेंट करेंगे इनको LHL RHL को, तो मैं LHL का मतलब बताता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू a तो लिख ही रहे थे, और यहाँ पे फंक्शन भी लिख रहे थे fx, बट यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो नेगेटिव साइन लगा देते हैं, इट इज जस्ट नोटेशन, ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल में नहीं। a- का मतलब है a से जरा सा कम, a+ का मतलब क्या हो जाएगा, a से जरा सा ज्यादा, ठीक है ना, a से जरा सा कम और a से जरा सा ज्यादा, इन दोनों पॉइंट के नोटेशन को ही तो हम लोग बोल रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और अगर RHL आपको बच्चे लिखने हो तो उसको लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव ऑफ फंक्शन fx, ठीक है ना। अब
इनको जो है और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं कि लिमिट सॉल्व करते टाइम क्या करेंगे, x टेंडिंग टू ए नेगेटिव ऑफ एफ एक्स दे रखा है ना, तो भाई साहब यहाँ से अब आप समझ लीजिएगा कि इसको आप लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे h आ जाएगा, ये वाली चीज गायब हो गई, ये h आ जाएगी यहाँ पे, फंक्शन ऑफ, ठीक है ना, a नेगेटिव मतलब a माइनस एच, a में से ही तो कुछ माइनस हो रहा होगा, तो a में से जो माइनस हो उसको माइनस किया और हमने h की वैल्यू बता दी कि इट इज टेंडिंग टू 0, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है ये, समझ रहे हैं। तो ये जो है लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका हो जाएगा। सेम राइट हैंड लिमिट को लिखें अगर हम लोग, तो ये बनेगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एफ एक्स था, और इसको लिख देंगे कि लिमिट h टेंडिंग टू फिर से 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच। इस बार हमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट है तो जरा सा आगे वाला लेना था, 3 प्लस एच 3 माइनस एच, ये 3, तो 3 की जगह a ले लिया है फंक्शन में हमने, तो a प्लस एच a माइनस एच, a माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट, a प्लस एच राइट हैंड लिमिट, ठीक है। क्वेश्चन ये आया, इतने पर भी मैंने बड़े ध्यान से समझाई ये चीज। क्वेश्चन यहाँ से क्या बन रहा है कि सर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, जरूरत क्या है इस चीज की, मतलब बेफालतू में यहाँ पे इस पॉइंट के आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, हम लोग का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना तो गला फाड़ ही रहे हैं, है ना। तो इस चीज को देखें तो हमें पता चलता है बच्चे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, अगर इनकी वैल्यू सेम आ जाए तो हम इस ब्रेकेज को इग्नोर कर देते हैं, और जो बची हुई वैल्यू होती है उसे हम बोल देते हैं इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज लिमिटिंग वैल्यू, जो एफ ए हम लोग निकाल रहे थे। तब जब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL आपके दोनों सेम आ जाएंगे, तब जाके लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। हम लोग को लिमिट को एग्जिस्ट करवाना है कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट कब होगी, जब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है सेम होंगे, तब जाके आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया था कि व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, तो मैं इसमें लिख देता हूँ कि इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना भाई कि जो ये वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं ना, ये कोई एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। कैसी वैल्यू होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो LHL RHL इक्वल्स टू फाइनाइट वैल्यू, या फिर फाइनाइट करके लिख देंगे, देन लिमिट एग्जिस्ट, देन लिमिट एग्जिस्ट, तब आपकी जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो एक पॉइंट जो है आपका ये मिला यहां से। अब अगला क्वेश्चन ये आता है आपका कि व्हेन टू कैलकुलेट लिमिट। अगला क्वेश्चन ये आ रहा है आपका कि लिमिट को कैलकुलेट कब किया जाता है ना, कब हम लिमिट अप्लाई करते हैं किसी क्वेश्चन पे और कब नहीं करते हैं, दैट्स द पॉइंट। उस पॉइंट के लिए अगर हम लोग अब देखें तो हमें पता होना चाहिए कि लिमिट जो है कुछ स्पेशल केस में ही कैलकुलेट की जाती है। f इक्वल्स टू इफ एट x इक्वल्स टू a function has indeterminate, then we calculate limit। अगर कोई फंक्शन x इक्वल्स टू a पर इनडिटर्मिनेट है, तब आप लिमिट को कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन यहां से ये बना कि इनडिटर्मिनेट क्या होता है भाई, है ना। इनडिटर्मिनेट का मतलब तो होगा कोई एक ऐसी वैल्यू जिसे हम डिटर्मिनेट नहीं कर सकते, जैसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हमने देखा था 0/0, इसके बारे में क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। तो जब कुछ इसी फॉर्म में आती हैं ये वैल्यूज, तब जाके हम लोग बोल देते हैं द फंक्शन इज इनडिटर्मिनेट, देन वी अप्लाई लिमिट फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होती हैं आपकी वो 7 टाइप की होती हैं, ठीक है ना। तो हम पहले लिख लेते हैं इनडिटर्मिनेट
डिटरमिनेट फॉर्म। तो भैया आपकी 2 टाइप की मतलब 7 टाइप की ये फॉर्म होंगी, ठीक है। कुछ होती हैं, यहाँ पे एक टाइप की लिखता हूँ मैं, जैसे, ठीक है ना। सबसे पहली फॉर्म हमने 0/0 ही पढ़ी थी, तो हम लिख देंगे इसमें 0/0। दूसरी फॉर्म हो सकती है आपकी बेटा ∞/∞। इसके बारे में कुछ बता पाओगे? ∞/∞ के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। तो फिर इसके बाद तीसरी फॉर्म जो होती है, अगर मैं इन्फिनिटी में से 0 माइनस करूँ तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे पाओगे? तब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैंने कहा इन्फिनिटी इंटू 0 तो इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है भाई साहब? इसके बारे में भी जो है आपको क्या मिलेगा? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो ये 4 फॉर्म जो है आपके इनडिटर्मिनेट है, ठीक है। अब क्योंकि ये सब अलजेब्रा में यूज हो रहे हैं, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, यही टाइप की तो वैल्यूज यूज, यही टाइप की तो ऑपरेशन यूज हो रहे हैं। तो इन सच टाइप ऑफ ऑपरेशन वी यूज वर्ड अलजेब्रा। इस टाइप के ऑपरेशंस में हम अलजेब्रा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अलजेब्रिक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अब दूसरी फॉर्म क्या होंगी आपकी? तो भाई जैसे ये दे दिया जाए कि मैं दे दूं 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना। 1 की पावर इन्फिनिटी पर भी कोई आपको कंफर्मेशन नहीं होती है कि ये वैल्यू मिली जाएगी या नहीं मिलेगी, या एग्जैक्ट 1। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये तो 1 की पावर तो कितनी भी हो आंसर 1 ही आता है, ठीक है ना। तो उस कंफ्यूजन को भी अभी दूर करेंगे कि हर केस में 1 की पावर इन्फिनिटी 1 नहीं देता। कुछ स्पेशल केस होते हैं जिन केसेस में 1 की पावर इन्फिनिटी आंसर 1 आता है। कई बार आंसर 0 भी आएगा, कई बार आंसर इन्फिनिटी भी आएगा, और कई बार 1 भी आएगा, ठीक है ना। तो तीनों के लिए अलग अलग केस पॉसिबल हैं, ठीक है। तो अभी तो केवल ये देखा है कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे 1 देता है, कैसे 0 देता है, कैसे इन्फिनिटी देता है। दूसरा आपका आ गया इन्फिनिटी की पावर 0। अब इन्फिनिटी की पावर 0 बहुत सारे महानों को लगता होगा कि इन्फिनिटी सर किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 आ जाता है। तो इन्फिनिटी बोलेगा मेरा फिर इतना बड़ा होने का फायदा क्या है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है यार, मैं इतना बड़ा हूँ और मेरे ऊपर 0 आते ही जो है मेरा आंसर 1 आ जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। तो ये जो है यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये भी आपको इनडिटर्मिनेट देती है ना। इन्फिनिटी कह देता है कि नहीं मेरा आंसर 1 नहीं आएगा, मेरे ऊपर भले ही 0 आ जाएगा, और जब नहीं दे पा रहे थे तो इनडिटर्मिनेट हो गई थी ये फॉर्म, ठीक है ना। इसके बाद एक लास्ट फॉर्म और है 0 की पावर 0। तो यहाँ तो 0 तो बड़ा खुश हो रहा था भाई कि मैं अपने ही ऊपर पावर की फॉर्म में लग गया और मेरा ही आंसर 1। वाह, मैं खुद 0 था और 0 के ऊपर 0 बैठा दिया तो 1 हो गया, जिसकी वैल्यू कुछ नहीं थी उसकी वैल्यू 1 आने लग गई। भाई ये तो बड़ी कमाल की बात हुई। तो 0 भी बड़ा खुश हो रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि भाई तुम्हारी भी जो है कोई मतलब डिटर्मिनेट फॉर्म है नहीं, आपको भी ढंग से जो है डिटर्मिनेट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। लेकिन ये सभी क्या है आपके एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसे बोल देंगे एक्सपोनेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो जल्दी से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो एक बार जल्दी से जो है वो 7 फॉर्म दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। तो पहली जो फॉर्म थी हमारी वो 0/0 की थी। दूसरी जो फॉर्म थी वो ∞/∞ की फॉर्म थी। तीसरी जो फॉर्म थी वो ∞ - की थी। और चौथी जो फॉर्म थी वो ∞× 0 वाली फॉर्म थी, ठीक है ना। तो इन चारों फॉर्म को जो है हम लोग चेक कर लेते हैं पहले कि कैसे हमें ये फॉर्म्स मिलेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जो है हम इन्हें अगर देखें 0/0 की फॉर्म लेके आने, तो इसका तो बड़ा सिंपल सा है कि एक एग्जांपल लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और यहाँ दे दिया जाए sin x/x। तो जैसे ही हम x की जगह 0 रखेंगे तो sin 0 की वैल्यू कितनी 0, और x की जगह 0 रखा तो भी 0, तो ये sin 0/0 दे देगा हमको, ठीक है ना। तो sin 0/0 क्या होता है आपका
आंसर 0/0 की फॉर्म आ जाएगी तो 0/0 फॉर्म होगी इसकी। ठीक है, कोई एक और आंसर यहाँ से देखते हैं। मैं ले लेता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 1 और यहाँ आ जाएगा x टेंडिंग टू 1 है ना, x² - 1 अपॉन x - 1। अब x की जगह 1 रख के देखना 0/0 आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1² - 1 अपॉन 1 - 1, दोनों का आंसर 0 आ रहा है। तो भाई ये भी आपकी जो है 0/0 की ही फॉर्म आ रही है। ठीक है ना, ओके। अब मैं यहाँ पे जो है अगला एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और यहाँ पे मैं लिख दूँ cos x - 1 अपॉन x। तो x की जगह पे 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 - 1 0 अपॉन x की वैल्यू 0 पुट करेंगे देन इट विल आल्सो गिव 0/0। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स टू रिप्रेजेंट द फॉर्म 0/0। ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये जो लिख रहे हैं 0/0, ∞/∞, infinity minus infinity, infinity into 0, these all are forms of limit, indeterminate form है। ठीक है ना, ये सभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर कोई फंक्शन इनमें से किसी एक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है देन वी हैव टू कैलकुलेट लिमिट, तब आपको वहां पे लिमिट कैलकुलेट करनी होती है। और हर फॉर्म में इसमें इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे 0/0 के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पर क्या रूल लगेगा, वो ये फॉर्म ही बताएगी। अभी हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फंक्शन 0/0 की फॉर्म में है तो किस रूल की वजह से या क्या ऐसा हम वहाँ पे मेथड अप्लाई करें जिसकी वजह से वो आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, उस पर डिस्कस करेंगे। फिर ∞/∞ आ गया तो क्या ऐसा मेथड अप्लाई करें कि वो जो है आसानी से सॉल्व हो जाए। तो हर किसी फॉर्म में आने पर इनके लिए कुछ अलग अलग रूल्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे जो इन वैल्यूज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि अगर कोई फंक्शन इनमें से किसी एक फॉर्म में है देन हाउ टू सॉल्व लिमिट, तब आप लिमिट को कैसे निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो पहले तो हमें क्या सीखना चाहिए, उसके लिए फॉर्म सीखनी चाहिए, फॉर्म चेक करना। हम जो ये कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म चेक कर रहे हैं। अगर फॉर्म चेक करना नहीं आता है तो सोचो लिमिट नहीं आती। ठीक है ना, लिमिट को खराब कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे यही चीज़ सोच के, क्योंकि उन्हें जो है 2-4 चीज़ें एनसीईआरटी की पढ़ी हुई होती हैं, 2-4 फॉर्मूले पता होते हैं और उससे समझ लेते हैं कि हाँ आ गया जो है हमें लिमिट आ गया है ना, कुछ भी दे दो सर। और जब मैं देता हूँ, कई बार मैंने देखा है क्लास में ही, यहाँ पे मैं अपनी क्लास में जब पढ़ा रहा होता हूँ मैंने देखा है, मैं कोई भी क्वेश्चन दे दूँ ईजी से ईजी, बस मुझे इतना कहने की ज़रूरत होती है कि ये क्वेश्चन जो है चॉकलेट क्वेश्चन है। एक तो चॉकलेट क्वेश्चन बोलना पड़ता है मेरे को से, दूसरा क्या होता है कि उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट मिला देता हूँ। अब बच्चों ने क्या अवधारणा बना ली है, मैं जब भी कोई चॉकलेट क्वेश्चन देता हूँ सर ये नहीं होगा, ये किसी से ही नहीं होने वाला, अब तो आप ही कराएंगे, इसमें तो टाइम वेस्ट होगा बस सीधा सीधा। तो ये जो सोच है ना मन की, इसे निकालो बाहर, थोड़ा सा ट्विस्ट जो होता है उसे समझो, बेसिक्स को समझो कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है आप लोगों को, है ना। उस बेसिक्स पर डिपेंड करेगा कि आप निकाल पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज कोई ऐसा क्वेश्चन कैसे हो जाएगा कि चॉकलेट क्वेश्चन हुआ तो नहीं होगा सॉल्व, है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे ∞/∞ की फॉर्म अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो इसमें भी हम लोग यही वाला एग्जांपल दे सकते हैं। बस लिमिट मैं ले लेता हूँ x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, नहीं मैं लेता हूँ यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ पर 10x और यहाँ पर मैं ले लूँ π/2 ले लेता हूँ मैं यहाँ पे π/2, तो 10x और यहाँ पे ले लेते हैं 10 3x। ऑड नंबर वाला ही लेना, पता चला इवन नंबर वाला ले लिया गड़बड़ी कर दोगे, ठीक है ना। तो ऑड नंबर पे ये आ जाएगा 10 π/2, तो 10 90 की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी, और यहाँ 3 π/2 इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये ∞/∞ की फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ∞/∞ की फॉर्म मुझे लगता है आपको समझ आ गई है। अब यहाँ से ∞−∞ की फॉर्म अगर हम लोग देखें तो सीधा सीधा इसी को माइनस में कर देना भाई, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ठीक है,
और ये आ जाएगा आपका 10x माइनस 10 3x। ठीक है, ये बन गया। या फिर कोई और एग्जांपल ले ले, एक जैसा ना लेना चाहो तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 1/x माइनस 1/s टेंडिंग टू 1 लेता हूँ, x टेंडिंग टू 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1, और यहाँ होगा x स्क्वायर माइनस 1। अब देखो x की जगह पे 1 पुट करके देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, 1/0 इन्फिनिटी, माइनस 1/1 माइनस 1 फिर से 0, तो वो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म हो जाएगी। फॉर्म चेक करना हम लोग सीख रहे हैं, मुझे लग रहा है सबको समझ आ रही है फॉर्म कैसे चेक कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है बेटा आपका इन्फिनिटी इंटू 0, तो हम ले लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और मैंने यहाँ पे ले लिया 10x इंटू कॉस। 10 π/2 कितना देगा, अगर मैं यहाँ π/2 रख दूंगा तो इन्फिनिटी दे देगा 1090 जो है, और cos π/2 कितनी वैल्यू दे देगा, 0 देगा, तो इन्फिनिटी इंटू 0 वाली फॉर्म हो गई। ठीक है ना, और अगर जैसे ही मैं जो है यहाँ बोल के हटा, आप लोग क्या करोगे, 10 को कर दोगे साइन बाई कॉस इंटू कॉस, ये दे ही रखा है आपको, और कॉस से कॉस कैंसिल आउट, तो क्या मिलेगा आपको, खाली साइन। ठीक है, और ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और यहाँ पे हो जाएगा साइन x, देन पुट x की जगह पे π/2, तो ये आ जाएगा कितना, साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी, 1, तो ये 1 निकाल दिया पीछे से काट कूट के। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है जो हमने सॉल्यूशन किया है, इसी सॉल्यूशन को आप क्या बोल देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लिमिट, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ लिमिट। ऐसे ही करके हम लिमिट को जो है सॉल्व कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी 4 फॉर्म हुई रिप्रेजेंट करने की। अब ये आगे वाली फॉर्म देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग 1 की पावर इन्फिनिटी। ओके, 7 फॉर्म को आज ही डिस्कस करेंगे। 5वां जो है आपका 1 की पावर इन्फिनिटी, इसके लिए मैंने बात करी थी कि इसकी आपकी 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना, 3 वैल्यूज कौन कौन सी थी, मैंने बोला था या तो 1 आएगी, या 0 आएगी, या फिर आपकी इन्फिनिटी आ जाएगी। यही कब आएगा आपका आंसर, जब आपका कोई एक वैल्यू होगी और उस फंक्शन की जो ए की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू 1। ठीक है, 0 कब आएगा, व्हेन ए इज लेस देन 1, इन्फिनिटी कब आएगा, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1। इन 3 केसेस में जो है ये आंसर ऐसे देता है। जैसे मैं बोल दूं 1/2, इसकी पावर इन्फिनिटी क्या, दिस इज लेस देन 1, तो इसका आंसर जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं आ रहा ना समझ 0 कैसे हुआ, तो इसे एक बार और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो 1/2 था तो 1/2 ही रहा, इसको 0.5 बोल दिया। 1/2 का स्क्वायर करो तो क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब 0.25। फिर 1/2 का क्यूब करो तो 1/8 हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो 0.125, ऐसे ही तो निकलते आ रहे हैं। तो भाई देखो ना, पहले वैल्यू 0.5 थी, उससे जस्ट आधी हो गई 0.25, फिर और कम हो गई। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे पावर बढ़ाते जा रहे हैं 1 2 3, इसकी वैल्यूज कम होती जा रही है, नहीं जा रही है। अब जब अगर हमने पावर इन्फिनिटी कर दी तो इसकी वैल्यू क्या टेंडिंग टू 0 नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, इसलिए हम उसे 0 बोल देते हैं। ठीक है ना, वही टेंडिंग टू 0 है। ठीक, तो ये जो इन्फिनिटी यहाँ पे पावर रखी, that means its value will becomes 0. It is not confirmly 0, it is tending to 0. ये tending to 0 वाला 0 है। ठीक है ना, फिक्स 0 नहीं है। ओके, अब मैं ले लूँ 3/2 होल पावर इन्फिनिटी, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है 1 से बड़ी है, तो इसका आंसर इन्फिनिटी दे देते हैं। ठीक है ना, इसको भी चाहो तो ऐसे ही सॉल्व करके देख सकते हो जैसे मैंने अभी सॉल्व किया। और अगर एग्जैक्ट 1 दे दिया जाए आपको और उसकी पावर इन्फिनिटी बोल दे तो उस टाइम पे 1 ही आता है आंसर। ठीक है ना, तो 1 जब आंसर आता है वो आपका स्पेशल केस में आता है व्हेन 1 इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1, देन द 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी विल गिव्स यू 1, तब ही आपको ये जो है 1 आंसर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, तो ये 3 केस थे जिसमें जो है 1 की पावर इन्फिनिटी की 3 वैल्यूज आ सकती थी, इसलिए हम इसे नॉट डिटरमाइंड बोल रहे थे, इनडिटर्मिनेट बोल रहे थे। और इसकी फॉर्म को जो है अब हम लोग चेक कर लेते हैं।
तो आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, 1 की पावर इन्फिनिटी को चेक कर रहे हैं हम लोग, तो 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे लिमिट, मैंने कर दिया एक्सटेंडिंग टू 1, ठीक है, और मैंने बोल दिया कॉस, नहीं मैं बोलता हूँ एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ हो जाएगा कॉस x की पावर 1/x। x की जगह पे 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यही तो चाहिए हमको, है ना, तो ये आ जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। तो ये जो है आपको शायद समझ में आ रहा है, इतनी चीज समझ में आ रही होगी, 1 की पावर इन्फिनिटी। और कोई एग्जांपल लेना चाहोगे इसका, या फिर आप दूसरी फॉर्म पे आते हैं, ये 5वीं फॉर्म थी आपकी, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझाने के लिए लिख दिया था ये सब मैंने, ठीक है ना, ये चीज ये। अब आपकी छठी फॉर्म आती है इन्फिनिटी की पावर 0, छठी फॉर्म आएगी इन्फिनिटी की पावर 0। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या करें हम लोग भाई, तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने 10x, तो 10 π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई, और इन्फिनिटी का जस्ट उल्टा होता है 0, तो मतलब cot x ऊपर लिख दो, cot x, तो 10x की पावर cot x, और यहाँ पे π/2 रख दिया, वैल्यू रख दो π/2, तो ये तो आ जाएगा आपका कितना, इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा आपका 0, तो इन्फिनिटी की पावर 0 वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद एक लास्ट और आपका बचा बच्चे 7th फॉर्म, जैसे हम लोग बोल रहे थे 0 की पावर 0, और ये बड़ी ही आसान है। 0 की पावर 0 के लिए अगर हम लोग देखें तो ये सीधा सीधा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और अगर मैं इसको कर दूं sin x की पावर x, तो आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी 0, ठीक है। तो ये आपकी 7 फॉर्म थी, उन फॉर्म्स को चेक कैसे किया जाता है वैल्यूज को पुट करके, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब इसकी जो पहली फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x, 0/0 वाली जो फॉर्म है, ठीक है ना, तो 0/0 वाली जो फॉर्म है, इसमें अगर कोई फंक्शन आ जाए तो उसे किस टाइप से सॉल्व करते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं। अगर कोई फंक्शन आपका 0/0 की फॉर्म में आता है, जब हम उसे चेक कर रहे हैं और वो 0/0 की फॉर्म में आ गया, तब आप वहाँ पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो है, ठीक है ना, उसमें हम लोग बोल सकते हैं फैक्टराइजेशन यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरे पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन भी बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेशन, ओके। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन इसका भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हमें डबल रेशनलाइजेशन का भी यूज़ करना पड़ जाता है, डबल रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है ना, ये, और फाइंडिंग फैक्टर्स, हाँ हो गया। तो इस टाइप के जो रूल्स हैं इनका यूज़ आप कर सकते हैं व्हेन इट इज़ व्हेन द फंक्शन इज इन अ फॉर्म ऑफ 0/0। अब इसी पे बेस्ड जो है मैं एक दो क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है ना, अगर वो क्वेश्चन देखेंगे तो हमारी समझ आ जाएगा। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इन्होंने क्वेश्चन कोई ऐसे ही दे दिया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 √1 + x - 1/x, इसकी वैल्यू निकालनी है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए वाला है 1/2, बी वाला जो ऑप्शन है वो 2 दिया, सी वाला ऑप्शन दिया 0, और डी वाला ऑप्शन दिया 1, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी फॉर्म को चेक करेंगे 0 पे। तो जैसे ही मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 रखूँगा तो √1 की वैल्यू 1, 1 - 1 हो गया 0/0, 0/0 की फॉर्म है, वो हमें समझ आ गई, ठीक है, ओके। तो ये जो इसकी फॉर्म थी 0/0 फॉर्म है, पहला हमारा कर्तव्य पूरा हुआ। हमें पहला कर्तव्य यही है कि जब भी कोई फंक्शन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड
या फिर वी शुड चेक द फॉर्म ऑफ दैट फंक्शन आफ्टर दैट वी सॉल्व। सो यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो ये 0/0 की फॉर्म में आ रहा था। अब ये देख दिया इन्होंने 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिया, तो ये अंडर रूट में वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, और हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है सॉल्यूशन। तो जब भी कोई वैल्यू अंडर रूट में आ रही हो और 0/0 की फॉर्म में हो, ये दोनों चीज जब मैच कर रही हो तो रेशनलाइजेशन यूज करना चाहिए, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूजिंग रेशनलाइजेशन। कैसे यूज करेंगे हम उसका भाई, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पे बच्चे हम लोग कर देंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स था। अब इसी के कंजुगेट से जो है अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कुछ लोगों के दिमाग में ये गलत फहमियाँ चल रही होंगी कि जो नीचे अंडर रूट में होता है तब जाके हम उसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। भाई साहब ऊपर वाले से भी कर सकते हो आप नीचे, इसीलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया। इसको मैं उल्टा भी लिख सकता था, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस वो भी लिख सकता था, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स और माइनस 1 जो है नीचे लिख सकता था, एक्स वाले को ऊपर लिख सकता था। लेकिन ये गलतफहमी जो है दिमाग से निकाल लेना, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ आई समझ में। दूसरी चीज़ और गलतफहमी एक और दिमाग में आती है कि कंजुगेट का मतलब होता है कि इनके दो अलग अलग टर्म के बीच वाला जो साइन है, जैसे ये माइनस साइन लग रहा है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स और 1 के बीच में माइनस साइन लग रहा है, तो इसका अपोजिट साइन यूज करेंगे। मैं क्वेश्चन देता हूँ बच्चों को तो देखता हूँ कि वो यहाँ प्लस जो लग रहा था इसको माइनस कर देते हैं यहाँ पे आके। भाई इससे कोई लेना देना नहीं, ये एक सिंगल टर्म है, ये जैसी है वैसी रहेगी। ये पॉजिटिव साइन जो है, ये नेगेटिव साइन जो है, ये चेंज होगा और ये पॉजिटिव में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो केवल कंजुगेट टर्म में दो टर्म्स जो थी, सेपरेट टर्म्स जो थी, उन सेपरेट टर्म के बीच वाला जो सिंबल है उसको चेंज करेंगे, ना कि उन टर्म्स वाले सिंबल को हम लोग चेंज करते फिर, ठीक है ना। अब इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो देखो ऊपर क्या हुआ, a माइनस बी और इधर a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये ऐसे आ जाएंगी वैल्यू, और जैसे ही हम 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो ये मिलेगा आपको बच्चे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये मिलेगा आपको x अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे प्लस का 1, इस x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस, तो इस फंक्शन में जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर तो 1 है और नीचे है अंडर रूट 1 प्लस 0, x की 0 पुट कर दिया, प्लस का 1 इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो आपका जो ए वाला ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस टाइप से जो है आप रेशनलाइजेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, उससे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। अभी इसी पे 0/0 पे ही चलेंगे, अभी हम लोग सातों फॉर्म में डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में भी देता रहूँगा, जिसे आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताते रहेंगे कि क्या हो रहा है आपके साथ। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन दिया इन्होंने, है ना, वो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन ये 1 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया है आपको, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 3 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 3, बी वाले में दिया 4, सी वाले में दिया 1, डी वाले में दिया 2, ठीक है ना। ये कुछ वैल्यूज जो है आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या दिख रहा है, पहले फॉर्म चेक कर लें, ठीक है। फॉर्म चेक करें, एक्स 0 पुट करें तो यहाँ 0 हो गया, ये आएगा अंडर रूट 1 मतलब 1, 1 माइनस 1 हो गया 0, ऊपर 0 आ चुका है। नीचे देखें यहाँ 0, अंडर रूट 9 का मतलब 3, 3 माइनस 3 हो गया 0, ये भी 0/0 की फॉर्म में है, अंडर रूट में भी है, देन वी यूज रेशनलाइजेशन,
ये भी बात करी थी हमने। तो भाई साहब रेशनलाइजेशन में दो बार अंडर रूट दिख रहा है तो हम डबल रेशनलाइजेशन यूज कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका कितना, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, और इसका कंजुगेट अगर हम लोग लें तो वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। टोटल के अपॉन में अगर हम लोग इसे देखेंगे तो ये आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 3, और यहाँ से फिर हम लोग बात कर लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1, मतलब इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इस वाले के भी तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3, और यहाँ पर भी मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3। पहले इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने, फिर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब हम लोग को क्या दिख रहा है यहाँ से कि लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, और ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3। ओके जी, नीचे क्या मिलेगा अगर मैं इसका और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 9, और ये मिलेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। और आपको पता है कि 9 से 9 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ये मिला एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये दोनों बचे, और x की वैल्यूज जो है अब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो वो आएगा अंडर रूट में 0 प्लस 9, ठीक है ना, 0 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3, और ये मिलेगा अंडर रूट में 0 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका कितना अंडर रूट 9 की वैल्यू होगी 3, 3 प्लस 3 हो गया 6, अपॉन 1 प्लस 1 हो गया 2, मतलब 3, ठीक है ना। तो आपका जो ए वाला ऑप्शन होगा ये करेक्ट चला जाएगा। आप यहाँ पे डबल रेशनलाइजेशन जो है यूज कर रहे हैं। अगर आपको 0/0 की फॉर्म में कोई क्वेश्चन दिखाई दे जाए और अंडर रूट दे रखा हो तो रेशनलाइजेशन करके सॉल्व करने में ज़्यादा भलाई है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है ना, बशर्ते आपको रेशनलाइजेशन आना चाहिए। तो अब मैं 2-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी लिखवा दूं करने के लिए, होमवर्क में है ना, एक साइड में लिख दे रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन तो लिखने बनते हैं भाई आप लोगों के लिए भी, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हो तुम लोग तो 2-4 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे। इसको मैं रफ कर दूं, ओके। अब यहाँ से जो है हम लोग अगर बात करें तो एक क्वेश्चन मिलता है आपको, सबसे पहला लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस का अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालो। दूसरा जो क्वेश्चन है आपको वो मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस का 2 अपॉन एक्स माइनस का 5। तीसरा जो क्वेश्चन होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 16 माइनस 4, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन है, ये आपको घर से करने हैं, और नहीं कर पाते हैं तो मेरे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में जो है ज़रूर आंसर दें। नहीं कर पाते हैं तो भी मुझे कमेंट में लिख के दें कि नहीं हुआ है, और अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अपनी इस वीडियो में आज इतना ही करवा के अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड टाइप की फॉर्म की, जिसमें हम इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला भी। ये 2 फॉर्म जो है हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।